कल यहाँ तक पढ़ लिया था आपने ना, अब यहाँ से पढ़ना है। व्हाट इज अ सेल? सेल क्या होती है, ठीक है। पहली बात बोल रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। पहली बात ये होती है, जो सिर्फ एक सेल से बन जाते हैं ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ व्हाट? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कि वो डिपेंडेंट नहीं होते बल्कि वो इंडिपेंडेंट ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि विदाउट एनी नीड, ठीक है। एंड नंबर टू बात ये होती है कि परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, दे कैन परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ और लाइफ प्रोसेसेस। कौन? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर कोई इससे कम होगा, कंप्लीट स्ट्रक्चर इससे भी कम होगा, लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उससे कम होगा, एक सेल भी नहीं होगा, तो उसे हम नहीं बोल सकते हैं कि डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। वो नहीं कहते इंश्योर कि उसके पास इंडिपेंडेंट लिविंग होगी, उसके पास इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं होती है। सेल ही खाली इंडिपेंडेंटली लिव कर सकती है, यानी कि एक सेल में जो प्रोसेस हो जाते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। कहाँ पे? उनमें जो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनकी बात हो रही है, ठीक है। Hence, cell is a fundamental structural and functional unit of all living organisms. जैसे से यहाँ पर लिखा है सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, हम बोल सकते हैं कि जो सेल है, सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या स्ट्रक्चरल, ये नहीं है क्या इसको बोलते हैं, यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये कहना चाहिए बोर्ड है, बोर्ड भी क्या करना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए ऐसे, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, and living organ, or in other words we can say that cell is the fundamental unit of living organisms, फिर ऐसे बोलना चाहिए। And also cell is a structural unit of all living organisms, in other words you can say that cell is the structural unit of all life। फिर से बोलना, सेल इज, आप समझ रहे हैं? ऐसे होता है बड़ा आंसर, वो मार्क्स मिल जाते हैं हमारे बोर्ड में, ऐसे ही मिल जाते हैं। बोर्ड क्या होता है? बिल। उसके बाद एंटोन वॉन लिवेनहॉक एक शख्स था, एंटोन वॉन लिवेनहॉक एक शख्स था। उसने पहली बार, ये नाम याद रखना, एंटोन वॉन लिवेनहॉक, उसने फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। उसने पहली बार देखा और डिस्क्राइब कर दिया एक लाइव सेल को, एंटोन वॉन लिवेनहॉक ने, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन उसके बाद आ गया, उसने न्यूक्लियस क्या डिस्कवर, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या क्या डिस्कवर? न्यूक्लियस। फिर जब इन्वेंशन होगी माइक्रोस्कोप की और इम्प्रूवमेंट आ गई इसमें, क्या? उससे लीडिंग लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो बहुत अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स दिखाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखाता है क्या? अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स, मतलब वो दिखाता है क्या? बहुत डीप स्ट्रक्चर दिखाता है, वो जितना आम नहीं दिखा सकता है माइक्रोस्कोप, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन बीम पे चल जाता है, ठीक है। मतलब नहीं कि वो दिखाता है इलेक्ट्रॉन तक, नहीं, मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन बीम पे चल जाता है, उसकी वर्किंग ऐसी होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, या बाकी बाकी जो माइक्रोस्कोप होते हैं ना, वो तो पता ही होगी आपको, बाकी माइक्रोस्कोप क्या क्या होते हैं, पता है आपको? सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप, ठीक है, अलग अलग होते हैं माइक्रोस्कोप्स। फिलहाल आप रखिए याद, सिंपल माइक्रोस्कोप जो आप देखते हैं लैब में, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब सेल थ्योरी की बात करते हैं, देखिए 1838 के अंदर मैथियस शेल्डन, ठीक है, किन के? शेल्डन, स्केलिडन, स्केलिडन, शेल्डन नहीं है, मैं बोल रहा हूँ वो शेल्डन। मैथिस स्केलिडन, क्या था इसका नाम? मैथिस स्केलिडन, 1883 के अंदर, वालेकुम सलाम। मैथिस स्केलिडन जो था, वो एक जर्मन बॉटनिस्ट था। उसने एक्जामिन कर दिया लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को, और ऑब्जर्व कर दिया कि जो प्लांट सारे हैं, दे आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, ठीक है। उतना बॉटनिस्ट, उसने प्लांट में देखा था, अ, जो जर्मन बॉटनिस्ट था, कि तमाम काइंड ऑफ जो सेल्स थी प्लांट में, विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट, वहाँ पे सेल्स पाई जाती है और डिफरेंट काइंड्स जो बनाती है टिश्यू ऑफ प्लांट को। तो सेल्स इसने देखे थे किसमें? प्लांट के अंदर। किसने? मैथियस कैलेडन ने, जर्मन बॉटनिस्ट जो था। एट अबाउट द सेम टाइम, इसी टाइम पे एक और था, थियोडोर, उसका नाम था, क्या था? थियोडोर सचवन, थियोडोर सचवन। 1839 के अंदर, यहाँ देखिए डेट क्या था, 1838, यहाँ पे क्या डेट है? 1839 के अंदर। अब वो लेकिन zoologist था,
ब्रिटिश जोलॉजिस्ट था वो, ये बात समझनी है। वो क्या था? जर्मन बॉटनिस्ट, उसका नाम क्या था? मैथियस स्केल्डन, स्क्लीडन, मैथियस स्क्लीडन। जर्मन बॉटनिस्ट, उसने देखा सेल्स कहाँ पे? प्लांट टिश्यू के अंदर, उसने वो देखी, एग्जामिन कर दिया बहुत प्लांट्स को देख के। और जो थियोडोर था, थियोडोर सचवन उसका नाम था, थियोडोर सचवन जो था, उसने अगले ही साल 1839 में, जो ब्रिटिश जोलॉजिस्ट था ना कि बॉटनिस्ट, उसने देखा, स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स, zoology जाहिर सी बात है, एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर, ठीक है, विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में इसने कहा था, एक तो इसने एनिमल सेल्स के बारे में कहा था, किसने? थियोडोर सचवन ने। और इसने ये भी कहा था कि उनके पास एक थिन आउटर लेयर होती है उन सेल्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसने क्यों कह दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में? और इस शख्स ने, इसका नाम क्या था? मैथियस केल्डन, इसने क्यों नहीं कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में? जवाब ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है। प्लांट सेल के अंदर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। वहां पे क्या पाया जाता है? एक मिनट, एक मिनट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहां पाया जाता है कि नहीं, शायद नहीं पाया जाता है, मुझे सही से याद नहीं आ रहा है। फिर हम देखेंगे एक बार। वैसे तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी चेक करने के लिए मैं इतना शायद सही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसने सेल दी है एंड पे ना, प्लाज्मा प्लांट सेल, एनिमल सेल, ठीक है। ये देखिए आप, होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर, मैं ना पहले ही मैं सही नहीं बोल रहा हूँ ये चीज़, यहाँ होता है, लेकिन सेल वॉल नहीं होता है यहाँ पे। ये ना एनिमल सेल, यहाँ पे सेल वॉल नहीं होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो होता है हर सेल में, चाहे वो प्लांट सेल होगी या एनिमल सेल होगी। लेकिन फिर भी जो थियोडोर वो था सचवन, उसने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसने देखा था कहाँ पे? इन एनिमल्स में। प्लांट्स में डिस्कवर नहीं किया था उसने उस टाइम पे। किसने? उसका नाम था, ये देखिए ऊपर, मैथियस कैल्डन ने, ठीक है। कहाँ पे क्या है ये? तो ये हो गया ऐसे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो पाया जाता है इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। मैंने सही नहीं बोला था, मैंने कहा मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा है थोड़ा सा, फिर मैंने चेक किया। लेकिन जो होती है क्या, एनिमल सेल, वहां पे क्या नहीं पाया जाता है? एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल होती है क्या? एक पेक्यूलियरिटी। पेक्यूलियरिटी का मतलब होता है डिस्टिंग्विशेबल फीचर, किसका होता है वो? सेल वॉल, प्लांट सेल का। अच्छा, he also concluded based on his studies on plant tissues that the presence of cell wall is unique character of the plant cells, है ना? यही उसने कहा। किसने कहा था ये चीज? इसी ब्रिटिश zoologist ने, कि सेल वॉल मुझे नहीं मिल गया प्लांट सेल्स में, प्लाज्मा, सॉरी एनिमल सेल्स में, मुझे वहां मिल गया प्लाज्मा में, वहां पे सेल वॉल नहीं पाया जाता है, जो कि यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। उसको बोलते हैं पेक्यूलैरिटी होती है, किसकी? प्लांट सेल्स की। ऑन द बेस ऑफ दिस सचवन प्रपोज्ड, या थियोडोर सचवन प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस दैट द, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? एक तो हुआ थियरी, दूसरा क्या हो गया? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बन सकता है थ्योरी, वरना होता है हाइपोथेसिस क्या? मानिए आप, सबसे अच्छा गेस करना, मतलब परफेक्ट गेस करना, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस, गेसिंग करना, ठीक है। हम बोलते हैं ना, मान लो हाइपोथेटिकल सिनेरियो करते हैं दिमाग में क्रिएट, मतलब क्या? गेस करना। और थ्योरी मतलब होता है जहाँ पे वो फुल एविडेंस नहीं होता है, लेकिन किसी हद तक एविडेंस मिल जाता है, उसको बोलते हैं थियरी। लॉ क्या होता है? जो बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं हम, जहाँ पे एम्पेरिकल एविडेंस होती है। लॉ में क्या होती है? लॉ में होती है एम्पेरिकल एविडेंस। जरूरी नहीं है समझने के लिए। एम्पेरिकल एविडेंस का मतलब होता है टेस्ट बेस्ड एविडेंस, कि वो टेस्ट कर सकते हैं, हम देख सकते हैं ना। मैं भी टेस्ट करता हूँ, लेट्स चेक द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हो गया ना चेक, इसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं ना कि थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। तो ऐसे होता है। आप मानिए सबसे ज़्यादा होती है सर्टेनिटी किसमें? लॉ में। फिर किसमें? थियरी में। फिर किसमें? हाइपोथेसिस में। तो सच बनिंग क्या था? प्रपोज हाइपोथेसिस को, दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, कि जो बॉडी ऑफ प्लांट की होती है वहाँ पे क्या होता है? सेल्स और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। और स्केल्डिंग ऑन सच वन टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। इन लोगों ने सेल थ्योरी दी थी, जो जर्मन बॉटनिस्ट था और जो ब्रिटिश zoologist था। दिस थ्योरी हाउ डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ द न्यू सेल्स फॉर्म्ड, ये नहीं कह दिया। तो ये कहा था रुडोल्फ विर्को ने 1855 में, लगभग कितने सालों के बाद?
करीबन करीबन 16 सालों के बाद, आफ्टर 16 ईयर्स, करीबन करीबन, रुडोल्फ विर्को फिर जब 1855 में, उसने क्या बोला? फर्स्ट एक्सप्लेन दैट द सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, सेल्स डिवाइड करती है और नई सेल्स बन जाती है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, मतलब पुरानी, पहले कुछ सेल्स एग्जिस्ट कर रही होती है तब जाकर नई सेल्स बन जाती है। और उसी को बोलते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुले, कि नई सेल जो बन जाती है वो पुरानी सेल से ही बन जाती है। ऑल सेल्स फॉर्म आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यहाँ में लिखा हुआ कि ओमनिस सेलुला ई सेलुले मतलब क्या होता है? एनी सेल कम्स फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये कहता है किसने? रुडोल्फ विल्को ने। एज अ थर्ड प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी ये माना गया। No cell forms on its own. New cells arise by only by division in old cells। ठीक है, ऐसा होता है, कोई भी सेल खुद ब खुद नहीं आ जाती वजूद के अंदर। नई सेल आ जाती है बाय द डिवीजन ऑफ ओल्ड सेल्स। ओल्ड सेल्स डिवाइड करती है तब जाकर नई सेल बन जाती है। ओमने सेलुलर ए सेलुलर, याद है किसने? रुडोल्फ विर्को ने। क्योंकि उन लोगों ने नहीं एक्सप्लेन किया था, एक तो सच शेल्डन ने और सचवन ने, कि आखिर कैसे फिर नई सेल्स बन जाती है, वो रुडोल्फ विर्को ने कहा। He modified the hypothesis of this Sheldon and Suchman to give cell theory। तो इसने उन्हीं के जो hypothesis ने दिया था ना, आ रहा है ऊपर यहाँ पे देखिए, जो ने सेल थ्योरी दी थी, देखिए टुगेदर फॉर्म द सेल थ्योरी, लेकिन असल में वो क्या थी पहले? वो थी हाइपोथेसिस। तो इसने क्या कर दिया, इसने उनके हाइपोथेसिस को मॉडिफाई करके एक सेल थ्योरी को फाइनल शेप दे दी। हालांकि उसको बोलते हैं हम सेल थ्योरी जो उन दोनों ने दी थी, लेकिन अब इसको फाइनल शेप किसने दी? इसी ने, रुडोल्फ विर्को ने। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे वो क्या बोलती है? वो बोलती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। सेल से कुछ और बन जाते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स। था ना आसान? चलते हैं नीचे। अब हम देखते हैं ओरियो ऑफ सेल। देखिए, यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल्स इन ओनियन पील में हम देखते हैं, या ह्यूमन चीक सेल जो अंदर से होती है। ठीक है, ये बहुत आसान हो जाता है निकालनी, तो इसको फिर इस्तेमाल करते हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। द ओनियन सेल विच इज टिपिकल प्लांट सेल है ना, हैज डिस्टिंक्ट सेल वॉल। इसका डिस्टिंक्ट सेल वॉल होता है, क्योंकि सेल वॉल कहाँ पे होता है? वो प्लांट सेल्स में होता है सेल वॉल। वो किससे बन जाता है? शाबाश, सेल्यूलोज से। जस्ट विद इन द सेल मेम्ब्रेन, बस बिल्कुल विद इन इट। अच्छा, एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन। और इसी प्लांट सेल में अंदर से क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जो एनिमल सेल होती है वो खाली किससे होती है कवर? बाहर से, बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर से कवर होता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ नहीं पाया जाता है? मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको याद रखना है, हालांकि हमें आगे पढ़ना है अच्छे से सब कुछ। स्टिल अगर आपको याद रहेगा। अब देखिए ध्यान से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल यहाँ पे है कि नहीं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही बात होती है। यहाँ पे है, हाँ ये रहा अंदर से। और यहाँ पे सेल वॉल कहाँ पे? ये बाहर वाला। मैं दिखाता हूँ, मैं बनाता हूँ रेड से सेल वॉल। द वन यू आर सीइंग विद द रेड पेन इज सेल वॉल, ये वाला। ठीक है, सेल वॉल, सेल वॉल। द वन यू आर सीइंग विद द ब्लू पेन इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट, और ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखिए आप, ये देखिए आप। ठीक है, तो ये हो गया ऐसे। अंदर से क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाहर से क्या है? सेल वॉल। ये बात समझ रही है? वॉल बाहर से होता है, दीवार होता है ना बाहर से ही। तो वैसे समझ आप, वही बोल रहा है। The cells of the human cheek have an outer membrane as the delimiting structure of the cell। आउटर मेम्ब्रेन जो ह्यूमन सेल्स में होता है, ह्यूमन चीक सेल्स यानी कि जो एनिमल सेल होती है, जाहिर सी बात है वहां पे सेल वॉल नहीं होता है। वहां पे क्या होगा? वहां पे डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है जो लिमिट कर देता है, बस के बाद तुम नहीं जा सकते हो। वो क्या होता है? यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे डीलिमिटिंग मतलब क्या हो गया। मैं जूम करता नहीं था, आज मैंने पहली बार जूम कर दिया, अच्छा लगता है इसे। डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल का मतलब क्या है? सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ये बाउंड्री है होती है। ठीक है, इट्स द बाउंड्री दैट सेपरेट्स द इनसाइड ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सेल। अगर सेल के अंदर कोई चीज है, ठीक है, आप माने मेरे हाथ, मेरे अंदर से हाथ हॉलो है, इसमें कोई चीज मैंने भरी है। ठीक है, बाहर से क्या है? बंद, अंदर से क्या है? हॉलो। अब कौन सा चीज कर रहा है इनसाइड को आउटसाइड से क्या सेपरेट? मेरा हाथ। आप मानिए फॉर एग्जांपल, मेरे हाथ के अंदर ये कैप है। कौन सा चीज कर रहा है आउटसाइड को इनसाइड से अलग?
है ना, बीच में हाथ आ गया। तो वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, वो करता है काम, वो सेपरेट करता है इनसाइड ऑफ सेल को फ्रॉम आउटसाइड। कंट्रोल करता है क्या, व्हाट एंटर्स एंड व्हाट लीव्स, क्या दाखिल अंदर होना है सेल के अंदर, क्या बाहर निकलना है। क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो कुछ चीज़ों को परमिट करता है, कुछ को नहीं करता। हम आगे पढ़ना है अच्छे से इंशाल्लाह। प्रोटेक्ट सेल कंटेंट, और प्रोटेक्शन के काम में सेल मेम्ब्रेन आता है, जो कि डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है। डीलिमिटिंग मतलब क्या हो गया, कि सेल मेम्ब्रेन वो बाउंड्री होती है, ठीक है। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन। हर सेल के अंदर क्या होता है, एक डेंस मेम्ब्रेन होता है। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। हर सेल के अंदर पाया जाता है एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे बाहर से क्या होता है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं उस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को कि वो होता है न्यूक्लियस, ठीक है। क्या हो गया, एक मिनट। अच्छा, उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में मैंने बोला था कि न्यूक्लियस क्या होता है, वो एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ पे होता है, इनसाइड द, एक मिनट। देखिए, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ। उसके बाद हम यहाँ पे थे। अगर आवाज़ नहीं आई मुझे बोलेंगे फिर आप, ठीक है। इसको पता नहीं क्या हो गया अचानक से, इसको समझ नहीं आता है मुझे, इसको ऐसा क्यों हो गया। हम्म। अच्छा, हम थे यहाँ पे, द सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर, कि उसके बाहर कुछ होता नहीं है, फिर डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर यानी कि सेल मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे। Inside the each cell is defense membrane bound structure is dense membrane bound structure called nucleus। हर सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जहाँ पे अंदर से क्या होता है, जो मतलब मेम्ब्रेन से जुड़ा बंधा हुआ होता है, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन से बंधा हुआ होता है, ठीक है। कॉल्ड न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियस। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम्स विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। इसी न्यूक्लियस में क्या होता है, सेल में जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होते हैं क्रोमोसोम्स। मानिए आप ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ऐसे मानिए आप होते हैं वहाँ पे क्या, क्रोमोसोम्स सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और उन्हीं क्रोमोसोम्स में क्या होता है, डीएनए, ठीक है। वही बोल रहा है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है, दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम्स विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटीरियल। इन्हीं क्रोमोसोम्स में क्या होता है, डीएनए। सेल्स जो होती है, आप सेल्स के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, सेल्स जहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होता है, आर कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल्स। जहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, जहाँ पे बाहर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। Whereas the cells that lack a membrane bound nucleus, जहाँ पे membrane bound nucleus या membrane bound organelles नहीं होते, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मतलब प्रिमिटिव, पहला, पहला करियन, पहला मतलब न्यूक्लियस, पुराना न्यूक्लियस। और यूकैरियोटिक हो गया ट्रू न्यूक्लियस, यू हो गया ट्रू यानी कि जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स यहाँ प्रेजेंट होता है, कॉल्ड साइटोप्लाज्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होते हैं, जहाँ पे वो बाकी जो ऑर्गेनल्स है वो तैर रहे होते हैं, इसमें वो फ्लोट कर रहे होते हैं बाकी ऑर्गेनल्स। तो क्या होता है, ये फ्लूइड सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है, occupies the volume of the cell. The cytoplasm is the main arena of the cellular activities, है ना, in both the plants and the animals। वहाँ पे क्या होती है सेल साइटोप्लाज्म के अंदर, असल में साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारी की सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज हो जाती है। Various chemical reactions occur in it to keep the cell in the living state, ऐसा हो जाता है।
Beside the nucleus, the eukaryotic cells also have other membrane-bound structures called organelles. यूकैरियोटिक सेल्स जहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है वहाँ पे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो ऑर्गेनेल्स खुद क्या होते हैं वो भी क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ पे होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हमें आगे सब पढ़ना है, लाइसोसोम्स पढ़ने हैं हमें आगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है अच्छे से, माइक्रो बॉडीज हमें पढ़नी है, वैक्यूल्स हमें पढ़ने हैं जो कहाँ पे होते हैं, सेल के अंदर। लेकिन वो क्या होते हैं सारे, वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यहाँ पे होती है, कहाँ पे होती है, यूकैरियोटिक सेल्स में। ये बात याद रखनी है। यूकैरियोटिक सेल्स में या यूकैरियोट्स के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स लेकिन जो होती है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे दे लैक सच ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, वहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। ऐसे होता है ये, इसको होता है ऐसे मसला। एक मिनट। अच्छा, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, वो वहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं होता है, वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती है ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ये बात याद रखनी है, राइबोसोम्स मेम्ब्रेन नहीं होता है। फाउंड इन ऑल द सेल्स, बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। विद इन द सेल, राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेल्स। सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, बल्कि खुद साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, खुद इसी क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या होता है, प्रेजेंट राइबोसोम्स। ठीक है, यहाँ पे होते हैं। एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी हम पढ़ेंगे, वो एक सेल ऑर्गेनल होती है, आगे हम पढ़ेंगे, ई आर बोले शॉर्ट में उसको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, या तो जैसे यहाँ पे लिखा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट। और कहाँ होते हैं राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म में। और कहाँ होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। और कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये बात याद रखनी है कि साइटोप्लाज्म जो होता है बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस साइड से क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, मतलब ये ना राइबोसोम्स। और ये कहाँ होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं। और ये कहाँ होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाए जाते हैं। एनिमल सेल जो होती है ना, एनिमल सेल कंटेन्स अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। एनिमल सेल में होता है राइबोसोम के अलावा कुछ और भी। राइबोसोम होती है कहाँ कहाँ पे, बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल के अंदर। लेकिन जो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाए उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं सेंट्रोजोम। वो करता है हेल्प इन सेल डिवीजन के अंदर, वो एनिमल्स को हेल्प करता है इन सेल डिवीजन। वो क्या होता है, वो सेंट्रोजोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है जहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो हमने देखा कि जो राइबोसोम्स होते हैं और जो क्या होते हैं, और जो साथ में सेंट्रोजोम होता है, जोम जोम क्या याद, राइबोसोम सेंट्रोजोम, यहाँ पे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती है, जो उनकी ऑर्गेनल्स होती है वहाँ बाहर से मेम्ब्रेन नहीं होता है। और ये सेंट्रोजोम हेल्प करते हैं किसमें, सेल डिवीजन के अंदर। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, है ना, शेप में या एक्टिविटीज में। पता ही है, फिगर 8.1 पढ़ेंगे, मैं भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मास क्या होती है, वो बहुत स्मॉलेस्ट सेल्स होती है, हम पढ़ेंगे सब कुछ। और द स्मॉलेस्ट सेल्स, माइक्रोप्लाज्मा होती है स्मॉलेस्ट सेल एवर पॉसिबल। ठीक है, आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर, जो सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ के अंदर होती है। वाइल जो बैक्टीरिया होता है वो कितना होता है, बैक्टीरिया सेल जो होता है वो होती है 3 to 5 माइक्रोमीटर, वो 0.3 माइक्रोमीटर होती है। कौन, माइकोप्लाज्मा की सेल, यहाँ वैसे लिखा है इसके बारे में। माइकोप्लाज्मा का एक और नाम होता है पीपीएलओ। मतलब माइकोप्लाज्मा छोटा होता है, बैक्टीरिया से ज़्यादा छोटा होता है, वो मोर छोटा देन बैक्टीरिया, उसको बोलते हैं क्या, माइकोप्लाज्मा, मोर स्मॉल देन। अगर ये होता है बैक्टीरिया सेल 3 to 5 माइक्रोमीटर, अंदाजा करिए पता है कितना छोटा होता है ये सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ में होता है। कौन, माइकोप्लाज्मा की बात हो रही है, स्मॉलेस्ट सेल जो होती है, बैक्टीरिया से छोटी सेल जो होती है। उसके बाद इससे यहाँ पे और चीज़ लिखी है कि द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, सिंगल सेल इज इज एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। अंडा जो ऑस्ट्रिच का होता है वो एक सेल होती है। देखिए ये बात अक्सर लोगों को समझ नहीं आ जाती, ये सच बात है। सेल क्या होती है छोटी सेल आमतौर पे जो हमें होती है, ह्यूमन सेल। लेकिन सेल बड़ी भी हो सकती है, जैसे हमारी बॉडी में सबसे बड़ी सेल होती है ओवम, क्या होती है,
जो फीमेल में होती है, एग सेल, वो सेल होती है। स्पर्म क्या होता है? स्पर्म, अब पता है स्पर्म क्या होता है? स्पर्म भी एक सेल होती है। ये समझ नहीं आता है लोगों को अच्छे से चीज़। और जो ओवम होता है, वो भी क्या होता है? वो भी एक सेल होती है। तो स्पर्म और ओवम के फ्यूजन के बाद क्या बन जाता है? स्पर्म सेल और ओवम सेल, या एग सेल्स को बोलते हैं। ओवम या एग सेल एक ही बात है, ओवम या एग सेल बोलेंगे आप। के फ्यूजन के बाद क्या बन जाता है? जाइगोट, वो भी सेल ही होती है, जाइगोट भी। ठीक है, फिर बाद में होता है डिफ्रेंसिएशन, वहां पे बनते हैं टिश्यूज, ऑर्गन्स, बाकी बाकी। कहने की बात है कि सबसे बड़ी जो सेल इंसान अपनी आंखों से देखता है वो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, या मुर्गी का अंडा जो होता है, वो क्या होती है? सेल। ठीक है। तो सेल का साइज ग्रेटली वेरी करता है। आप देखिए 0.3 माइक्रोमीटर किसका है? माइक्रोप्लाज्मा का। 3 to 5 किसका है? बैक्टीरिया का। और अंडा उसका इतना बड़ा होता है, वो भी सेल होती है। अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7.0, मतलब 7 माइक्रोमीटर डायमीटर के अंदर होते हैं। जो हमारे अंदर रेड ब्लड सेल्स होती है, उनका डायमीटर होता है 7 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर, मतलब बैक्टीरिया सेल से बड़ी होती है वो। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स जो हमारी बॉडी में पाई जाती है, मतलब न्यूरॉन्स ना, बहुत लंबी लंबी होती है वो। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेट इन देयर शेप। वे में बी डिस्क लाइक, बिल्कुल ऐसा होती है, चपटी हो सकती है। या वो पॉलीगोनल हो सकती है, मतलब जहाँ पे मल्टीपल साइड्स होंगे। पॉलीगोनल मतलब क्या हो गया? जैसा ना देखा था हमारे पॉली, मतलब मल्टीपल साइड्स। पॉलीगोनल मतलब हो गया कि सेल्स विद मल्टीपल फ्लैट साइड्स एंड कॉर्नर्स यहाँ पे होंगे, पॉलीगोनल। कॉलमनर हो सकती है ना, ऊपर देखिए आप सेल, कॉलमनर एपिथेलियल सेल। कॉलमनर क्या होता है? जो कॉलम जैसी होती है, मतलब लंबी लंबी होती है, ठीक है, इलोंगेटेड होती है। ऐसी क्या हो सकती है? क्यूबॉइडल हो सकती है, पढ़ा था स्क्वैमस, क्यूबॉइडल सब पढ़ा था हमने अच्छे से। थ्रेड लाइक हो सकती है सेल्स। और इवन इरेगुलर भी सेल्स हो सकती है, तो दे वैरी इन देयर शेप एज वेल। द शेप ऑफ सेल मे वैरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। जैसा फंक्शन होगा वैसी शेप उनकी होगी, ये बात समझनी है। ऊपर आप देख सकते हैं, ये आपके सामने क्या? नर्व सेल, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग नर्व सेल, यू कैन सी दिस नर्व सेल। है ना न्यूरॉन, ये न्यूरॉन है, ठीक है। ये क्या? डेंड्राइट्स के बाकी सारे, ये न्यूरॉन सेल है, नर्व सेल, ये लंबी होती है। और यहाँ पे क्या? ये ट्रैकीड यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सर यहाँ पे कैसे हो गया? ये शायद ट्रैकीड यहाँ पे होगा। एनसीईआरटी कहाँ गई मेरी? ये यहाँ पे ट्रैकीड लग रही है शक्ल से। हाँ ट्रैकीड है, इलोंगेटेड सेल ट्रैकीड, जो यहाँ पे होती है। पता नहीं एनसीईआरटी ने खत्म किया ना, एनसीईआरटी ने बनाई है एनसीईआरटी बहुत छोटी। इन लोगों ने निकाल दिया है बाहर वो टॉपिक ना, एक जाइलम फिल्म का जो स्ट्रक्चर होता है। पता नहीं वो आते बोर्ड में कि नहीं, मैं देखता हूँ इंशाल्लाह, जो मतलब आता होगा शायद। मीजोफिल सेल्स, पता है जो लीफ में होती है, स्पंजी मीजोफिल, कल ही पढ़ रहे थे, परसों पढ़ रहे थे हम। पैलेसेड मीजोफिल राउंड एंड ओवल होती है, ठीक है। और ऐसे ही ऊपर देखिए आप, रेड ब्लड सेल्स जो कितनी होती है डायमीटर में? डायमीटर में होती है लगभग ये 7 माइक्रोमीटर, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये क्या होती है? ये होती है राउंड एंड बाइकनकेव। ये बात समझनी है। रेड ब्लड सेल्स आर राउंड एंड बाइकनकेव। बाइकनकेव का मतलब क्या होता है? जो अ, जहाँ पे दो कनकेव साइड्स होंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? बाइकनकेव। अ, इसको ये क्या हो रहा है? एक मिनट, इसको नहीं, मैंने दबाया ऑटो सब स्विच शायद, पेन टैबलेट को सब मिटा देगा। अब 1 मिनट। और ये खुश कर आज क्लास में, 1 मिनट। रेड ब्लड सेल्स आर व्हाट? दे आर बाइकनकेव। असल में मैं चला रहा हूँ लैपटॉप सुबह की, मैं चला रहा हूँ लैपटॉप ना अपना सुबह की 9 बजे से लेकर अभी तक बराबर ना, फुल टाइम। बस नमाज में पढ़ी कितनी? जोहर, असर, मगरिब, बाकी ये पूरा खुला था लैपटॉप। पूरे दिन खुला होता है हमेशा, रात तक भी खुला होता है बात औकात में। ठीक है। रेड ब्लड सेल्स क्या होती है? राउंड एंड बाइकनकेव होती है। बाइकनकेव का मतलब होता है कि कर्व्ड इनवर्ड ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ये होती है कर्व्ड इनवर्ड ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड से कर्व्ड इनवर्ड होती है, ठीक है। मतलब दोनों साइड से बाइकनकेव उसको बोलते हैं, सीधी सी बात है। कनकेव क्या होता है? मतलब जो कर्व्ड इनवर्ड होते हैं ना, कर्व आने वाला होगा, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस पढ़ा होगा आपने, पता होगी वो सब चीज़ें। तो रेड ब्लड सेल्स जो होती है, दे आर बाइकनकेव डिस्क को बोल सकते हैं, क्योंकि राउंड है ना,
तो इसको बोलते क्या, दे आर बाई कॉनकेव डिस्क्स। ठीक है। तो ये ऐसे करते हैं हेल्प बेटर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के अंदर। आखिर रेड ब्लड सेल्स ही क्या करती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो बेटर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए हमें ये हेल्प कर देती है इस शेप से, बाई कनकेव शेप से। ठीक है। और जो होती है कौन, जो वाइट ब्लड सेल्स होती है वो क्या होती है, वो अमीबॉइड शेप की होती है। वो क्या होती है, अमीबॉइड शेप की, यानी कि जैसे अमीबा होता है, अमीबा की तरह होती है, यानी कि मूविंग और चेंजिंग शेप लाइक अमीबा। जैसे अमीबा अपनी शेप चेंज करता है, मूव करता है, वैसे ही ये लोग अमीबॉइड शेप की होती है। ठीक है। यानी कि सेल्स मूव करती है कैसे, बाय स्यूडोपोडिया। आप मानिए फॉर एग्जाम्पल अमीबा है ना, मैं बता रहा हूँ अमीबा होता है ना, कुछ अमीबा ऐसा होता है। इनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ना फॉल्स फीट, यानी कि स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट। तो इस फॉल्स फीट स्यूडोपोडिया से, जो कि टेम्पररी प्रोजेक्शंस होती है, टेम्पोररी प्रोजेक्शंस, जो इनको बाहर निकल जाती है इनकी बॉडी से टेम्पोरली, टेम्पोररी प्रोजेक्शंस होती है। ठीक है। ऐसे मानिए, अब उसे चलते आगे आगे मूवमेंट करते। तो एक्स वाइट ब्लड सेल्स जो होती है वहां पे क्या होती है, वहां पे अमीबॉइड मूवमेंट होती है। क्या होती है असल में, वो हम पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह, वो क्या होता है साइटोप्लाज्म में। वहां पे होती है अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट वहां पे हो जाती है। तो उसी अमीबॉइड मूवमेंट से जो साइटोप्लाज्म में हो जाती है अमीबॉइड मूवमेंट, उससे क्या बन जाते हैं वहां पे, फॉल्स फीट, मतलब स्यूडोपोडिया मानिए आप। ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल्स में भी स्यूडोपोडिया बन जाते हैं। इन शॉर्ट, अमीबॉइड का मतलब होता है मूविंग और चेंजिंग शेप लाइक अमीबा। जैसे एक अमीबा अपनी शेप चेंज करता है और अमीबा, वैसी ही वाइट ब्लड सेल्स भी होती है, अमीबॉइड मूवमेंट दिखाती है वो बनाती है क्या, स्यूडोपोडिया। वाइट ब्लड सेल्स की जो हम बात कर रहे हैं और अमीबा। उसके बाद ये हमने पढ़ लिया, बाकी है ना अच्छे से। और यहाँ पे क्या बच गया, बस इतना ही। कॉलमनर एपिथेलियल सेल लॉन्ग एंड नैरो होती है, लॉन्ग एंड नैरो, ये हो गया। अब देखते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कौन सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब क्या होता है, प्रो मतलब प्रिमिटिव पुराना, कैरियन, कैरियोटिक मतलब कैरियन, कैरियन क्या होता है, न्यूक्लियस। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, पुराना न्यूक्लियस यहाँ पे होता है। और यूकैरियोटिक क्या होता है, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस जहाँ पे होता है। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है वहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो भी क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स वहाँ पे होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है, हम पढ़ा था पिछले बार में, वो एक बैक्टीरिया होता है कि नहीं, हाँ उसको बस बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि वो अपना खाना खुद ही बना देता है। ठीक है। माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं, जो छोटा होता है बैक्टीरिया से, 0.3 माइक्रोमीटर होता है लेंथ के अंदर, माइकोप्लाज्मा। या एंड पीपीएलओ, पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। निमोनिया क्या होता है, बोलते हैं उसको निमोनिया, मेरी दादी को निमोनिया हो गया था। निमोनिया का मतलब है लंग डिजीज, बहुत ज्यादा कफ हो जाता है, निमोनिया हो जाता है ना उसको, इंसान को। तो प्लूरो का मतलब होता है, आप मानिए जब भी लफ्ज आप देखेंगे ना जिंदगी में प्लूरो, ये तो क्या पल्मोनरी, पल्मोनो, पल्मोनरी अगर देखेंगे वो क्या होगा, लंग। अगर आप देखेंगे प्लूरो, वो होता है लंग की बाहर की कवरिंग, उसको बोलते हैं प्लूरो, हम पढ़ेंगे अच्छे से फिलहाल। तो न्यूमोनिया अगर प्लूरो को हो जाए उसको बोलते हैं प्लूरो न्यूमोनिया, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। पीपीएलओ मतलब क्या हो गया, जो माइकोप्लाज्मा होता है ये निमोनिया करता है कॉज, कौन सा निमोनिया, प्लूरो निमोनिया एनिमल्स के अंदर। तो इस चीज को बोलते हैं पीपीएलओ। पीपीएलओ जो है वो सिनोनिमसली होता है यूज विद माइकोप्लाज्मा, एक ही बात है। वैसे यू विल से पीपीएलओ और यू विल से माइकोप्लाज्मा, एक ही बात है। ये देखिए आप, पीपीएलओ का मतलब है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, अनदर नेम फॉर माइकोप्लाज्मा। मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है कि स्मॉलेस्ट नोन फ्री लिविंग सेल्स होती है। दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट नोन फ्री लिविंग सेल वो माइकोप्लाज्मा होती है, जहां पे सेल वॉल नहीं होता है, ये बात याद रखनी है। तो इट कॉजेस प्लूरोन्यूमोनिया इन एनिमल्स, ठीक है, एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस ह्यूमंस के अंदर ये कॉज करते थे, और प्लूरोन्यूमोनिया एनिमल्स में करते हैं। अब वो प्लूरोन्यूमोनिया क्या होता है, एक और बात है, ये बात याद रखनी, नीचे लिखा है ऐसे ही है, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स दैट टारगेट द सेल वॉल। एंटीबायोटिक जो इंसान खाता है उससे क्या होता है
जो अंदर से होते माइक्रोब्स, जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं, उनको मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। एंटीबायोटिक, खिलाफ लाइफ, मार देते हैं उनको अंदर से। तो अगर मुझे बीमारी हो गई है, मैं खा रहा हूँ दवाई, मैं ठीक ही नहीं हो रहा हूँ एंटीबायोटिक से, क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंट होते टू एंटीबायोटिक्स दैट टारगेट सेल वॉल। ऐसे एंटीबायोटिक्स, अगर मैं पेनिसिलिन खाऊंगा फॉर एग्जांपल, मुझे अटैक कर दिया माइकोप्लाज्मा ने, और मुझे हो गया क्या, रेस्पिरेटरी डिजीज, क्योंकि मैं इंसान हूँ, या मैं जानवर था एक, मेरा पेट है, उसको क्या हो गया, उसको क्या, प्लूरोनमोनिया, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ माइकोप्लाज्मा। अब मैं बोल रहा हूँ अपने बेड को, तुम खाओ पेनिसिलिन, या मैं खुद भी खा रहा हूँ पेनिसिलिन, हमें शिफा नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंट होता है टू एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है, मतलब फर्क नहीं पड़ा उसका एंटीबायोटिक से। क्योंकि एंटीबायोटिक जो होता है, वो कहते हैं टारगेट सेल वॉल को, वो बैक्टीरियल सेल वॉल को टारगेट कर देता है, ठीक है, उसको मार देता है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल वॉल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होता ही नहीं है। अब मैं पेंसिलिन खा रहा हूँ, वो तो सेल वॉल तोड़ती है ना, मतलब बैक्टीरिया का, यहाँ सेल वॉल है ही नहीं, तो फर्क ही नहीं पड़ता है उसको, कुछ बोलती है मेरे पास सेल वॉल ही नहीं है। आप समझ रहे? उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये होता है रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, खतरनाक पॉइंट है, माइकोप्लाज्मा रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स दैट टारगेट सेल वॉल, क्योंकि एंटीबायोटिक कहते हैं टारगेट्स को, सेल वॉल को, जिस पेनिसिलिन एक एग्जाम्पल आती है एंटीबायोटिक की। तो ये बात पता होनी चाहिए हमें कम से कम। तो पीपीएलओ जो होते हैं वो सेल वॉल लेस बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जहाँ पे सेल वॉल नहीं होता है। कोई हैंड रेज कर रहा है, गलती से हो गया आपको, आप सवाल कर सकते हैं, म्यूट खोलता हूँ अगर आपको सवाल करना होगा। अच्छा पीपीएलओ आर सेल वॉल लेस बैक्टीरिया, सेल वॉल यहाँ पे नहीं होता है, बात याद रखनी है। नाउ कॉल्ड माइकोप्लाज्मा, इनको अब बोला जाता है माइकोप्लाज्मा। तो अगर आप माइकोप्लाज्मा बोलेंगे, या बोलेंगे प्लूरोनोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो कि प्लूरोनोमोनिया करते हैं कॉज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक ही बात है, दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स। जाहिर सी बात है, क्योंकि सिंपल होते तो ये जल्दी करते हैं, रैपिडली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते, छोटे होते। दे में वेरी इन शेप एंड साइज, कौन, माइक्रोप्लाज्मा भी होती है। वो कितने होते हैं आमतौर पे, 0.3 माइक्रोमीटर, बट लिखा एनसीईआरटी ने। द फोर बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया क्या क्या होते हैं वो होते हैं, बेसिलस रॉड लाइक जो होता है, कॉकस वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है, विब्रियो क्या होता है वो कॉमा होता है, कॉमा शेप्ड, स्पाइरलम क्या होता है, स्पाइरल शेप्ड, यानी पढ़ गया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ना। The organization of prokaryotic cell is fundamentally similar, even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and functions. जो होती है ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, वो फंडामेंटली सिमिलर होती है, इवन दो प्रोकैरियोट्स exhibit wide range of shapes and functions। खुद प्रोकैरियोट्स में, जैसे एग्जांपल आती है बैक्टीरिया की, प्रोकैरियोट्स में आ जाती है एग्जांपल, ठीक है, जैसे माइकोप्लाज्मा की एग्जांपल आती है प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो वो करते हैं एग्जिबिट क्या, एक वाइड वेराइटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस, वहां पर डिफरेंट शेप्स और फंक्शंस आ जाते हैं। लेकिन फंडामेंटली वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो फंडामेंटली फिर भी सिमिलर होती है। अगरचे प्रोकैरियोट्स में खुद, अपने फॉर एग्जांपल हम इंसान हैं, हम कितने डिफरेंट फ्रॉम पॉलीफेरेंस, हालांकि वो बन जाती है सेल से, हम बन जाते हैं सेल से। तो वेराइटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस तो है, लेकिन फंडामेंटली हमारी जो सेल है वो सेम होती है, यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल भी क्या होती है, वो सेम होती है, इवन दो प्रोकैरियोट्स में खुद, जिनके पास, एक तो क्या प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा क्या प्रोकैरियोट्स, जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होती है। एक तो होता है यूकैरियोटिक सेल, दूसरा क्या होता है यूकैरियोट, जैसे हम है। तो एग्जिबिट वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस, वो समझ आ गया। उसके बाद ऑल प्रोकैरियोट्स, सारे के सारे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, हैव ए सेल वॉल, उनके पास क्या होता है, एक सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल होता है। क्या यूकैरियोट्स में सेल वॉल होता है, बताइए? होता है सेल वॉल, लेकिन खाली प्लांट्स के अंदर। फंजाई में सेल वॉल होता है, हाँ फंजाई में सेल वॉल होता है। क्या सेल वॉल होता है बैक्टीरिया में, हाँ बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है। क्या सेल वॉल मिलता है एनिमल्स में, नहीं, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता है, ये बात याद रखनी है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है, प्रेजेंट है ना।
अंदर से क्या होता है सेल मेम्ब्रेन, बाहर से क्या होता है सेल वॉल। कहाँ पे? प्रोकैरियोट्स में। बैक्टीरिया के एग्जांपल लेंगे हम। इसे यहाँ पे एग्जांपल दी है हमें, डायग्राम शोइंग कंपैरिजन ऑफ यूकैरियोटिक सेल विद अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसलिए यूकैरियोटिक सेल यहाँ पे दी है, अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, गोल्गी बॉडीज है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे दिए है, राइबोसोम्स ने दी है यहाँ पे। और ये टिपिकल बैक्टीरिया यहाँ पे दिया है, टिपिकल बैक्टीरियम। ये सेल है, ठीक है, आप समझिए ऐसे है, ये फ्लैश के सेल के, ठीक है। कितना बकवास डायग्राम दिए है एनसीईआरटी ने, हम देखेंगे अभी गूगल से डायग्राम, ठीक है। ये क्या है? बैक्टीरियल सेल। 1 to 2 माइक्रोमीटर होती है ये। पीपीएलओ कितना होता है? अबाउट इतना कम भी हो सकता है, अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर, ऊपर का था 0.3, इतना भी हो सकता है साइज रेंज इसका। प्यूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे छोटे होते हैं, सेल वॉल यहाँ पे नहीं होता है। और वायरस कितने होते हैं? वो सबसे छोटे होते हैं, 0.02 माइक्रोमीटर से 0.2 तक हो सकते हैं, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 0.02, इतने छोटे होते हैं वायरसेस। अब पहले हम एक काम करते हैं, अभी तक जो पढ़ा ना हमने, आपको समझ नहीं आ जाएगा अब आगे, अगर हमने नहीं दिखा डायग्राम्स की। 1 मिनट मैं करता हूँ सर्च यहाँ पे। पहले प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। इसे वो नहीं दिया है, पता नहीं एनसीईआरटी वो देती नहीं है। देखिए डायग्राम ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल, ये देखिए आप, ये हमारे सामने एक सेल है, इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि आप बिल्कुल अपने सामने देख सकते हैं। यू कैन सी द प्रोकैरियोटिक सेल हेयर, बैक्टीरियल सेल आप मानिए। यहाँ पे क्या क्या होता है, अब ये हमें पढ़ना नहीं है वैसे, बस समझने के लिए आपको देखना है कुछ चीज़ें यहाँ पे क्या क्या होती है। यहाँ पे कैप्सूल होती है, क्योंकि एनसीईआरटी शायद दिया नहीं है आपको, ये मैं देखता हूँ दिया है कि नहीं। बाद से क्या होती है? कैप्सूल यहाँ पे। कैप्सूल के बाद क्या होती है? यहाँ पे सेल वॉल, ये बैक्टीरिया की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ्लैजला भी होता है, बड़ा सा एक फ्लैजलम, ये देखिए आप, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, देखिए इतना ही। बीच में यहाँ पे क्या होता है? क्रोमोसोम डीएनए यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पता होता ही है। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। और यहाँ होता है प्लाज्मिड, हम देखेंगे अभी प्लाज्मिड क्या होता है। और साइटोप्लाज्म ये जेनेटिक मटेरियल होता है यहाँ का, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल प्लाज्मिड। और साइटोप्लाज्म यहाँ पे हो गए, राइबोसोम्स भी यहाँ पे होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। तो आउटर कवरिंग क्या होती है? कैप्सूल। फिर क्या होती है उसके बाद? सेल वॉल। फिर क्या होती है उसके बाद? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाहर कैप्सूल, फिर सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इतना था बेसिक स्ट्रक्चर इसका, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। जो एनसीईआरटी ने ऐसे ऐसे बनाई है कुछ, वहाँ पे एनसीईआरटी ने कुछ ऐसा बना दिया, बैक्टीरियल सेल वॉल यहाँ से बना दिया फ्लैजेलम, ठीक है, ऐसे बना दिया उसने। अब देखते हैं हम यूकैरियोटिक सेल वॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि आपको पता होनी चाहिए और पढ़ा होगा शायद 9th क्लास में। यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, ये देखिए आप, यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर हम लेंगे अपनी सेल, यूकैरियोटिक सेल जो हम इंसानों में होती है, वो कुछ ऐसी होती है। ध्यान से देखिए आप, हमें ये सब पढ़ना है, अगर याद नहीं भी रहेगा लाख बार पढ़ना है वापस। फिलहाल आइडिया लेना है यहाँ से। पहली बात, इट्स कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि एनिमल सेल है। सेल वॉल यहाँ पे नहीं, सेल वॉल यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, हाँ वो है। राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में है, हाँ ये देखिए राइबोसोम्स है कि नहीं। और उसके बाद देखिए आप, लाइसोसोम्स भी यहाँ पे होते हैं, ये देखिए इनको बोलते हैं लाइसोसोम, ये है राइबोसोम, ठीक है, लाइसोसोम। ऐसी पेरो पेरोजाइसोम होता है, क्या होता है? पेरोजाइसोम यहाँ पे होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया पता ही है आपको, जहाँ पे क्या होती है? रेस्पिरेशन, है ना, ये तो पता होगा आपको, रेस्पिरेशन क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे देखिए आप, माइटोकॉन्ड्रिया में इतना पढ़ना है डिटेल में, रेस्पिरेशन में पूरा माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़नी है यहाँ पे अच्छे से, ईडीसी अच्छे से पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप, ये क्या है यहाँ पे? ये वैक्यूल है, ठीक है, वैक्यूल। ये प्लांट सेल में बड़ा होता है वैक्यूल, इसमें पानी वानी वगैरह होता है, इसको बोलते हैं वैक्यूल। और ये आप देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर, ये ऐसे कुछ ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं गोल्गी apparatus, गोल्जी apparatus, ठीक है। और आप देखिए बीच में क्या यहाँ पे है? ये न्यूक्लियस है पूरा, ठीक है, इस सारे को बोलते हैं न्यूक्लियस। किस सारे को? कि जहाँ पे न्यूक्लियोलस भी आ जाता है। आप मानिए न्यूक्लियस के अंदर और छोटा क्या होता है? न्यूक्लियोलस, ये देखिए आप। और
न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ पे हो सकता है, न्यूक्लियोप्लाज्म इसके अंदर। और यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप होता है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप बोल सकते हैं इसको, जो बाहर से कवरिंग होती है, ये देखिए आप, न्यूक्लियर एनवलप। और यहाँ पे क्रोमैटिन यानी कि डीएनए भी यहाँ पे हो सकता है, क्रोमैटिन डीएनए। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो यहाँ पे है, या न्यूक्लियस जो यहाँ पे है, या न्यूक्लियर एनवलप जो यहाँ पे, क्रोमैटिन, इस सारे को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, इस सारे को जो सेंट्रल पोर्शन होता है सेल का। बाकी सब जो बचता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में क्या क्या हो सकता है, वहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स भी हो सकते हैं, हमें अच्छे से पढ़ना है सब कुछ, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं हमें पकड़ना है, ये एक मतलब मतलब ऑरिजिनल ये पढ़ना है सारा, फिर ये पढ़ना है सारा, फिर ये पढ़ना है सारा, वैसे ही पढ़ना है, साइटोप्लाज्म पूरा ये हो गया। और यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बोलते हैं शॉर्ट में ER, क्या बोलते हैं, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब या तो बोलते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या तो बोलते हैं SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऊपर से राइबोसोम्स नहीं होते अटैच, वहां पे पता है, स्मूथ है प्यारा सा। लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो रफ लग रहा होता है, किससे, बिकॉज ऑफ द राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन देम। राइबोसोम्स कहाँ कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है, वो होता है प्लांट सेल में, क्लोरोप्लास्ट होता है। उससे वो क्या करते हैं, फोटो सिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट से। इतना आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, तब जाके हम आगे जा पाएंगे। और ये सब नाइन्थ में पढ़ा होगा, है ना, नाइन्थ में पढ़ा होगा आपने ये सब कुछ। और ये देखिए आप, माइक्रो फिलामेंट भी यहाँ पे पाया जाता है, माइक्रो फिलामेंट, ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है, ऐसा यहाँ पे होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, दिस वॉज अ यूकैरियोटिक सेल। इस पे आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखते हैं हम एक और चीज, ठीक है, ये देखिए, ये खत्म हो गया फिलहाल, यूकैरियोटिक सेल हो गया हमें फिलहाल, हाँ। यूकैरियोटिक सेल अब को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं वापस एनसीईआरटी पे। कहाँ गए एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ये रहा। चलते हैं नीचे। अच्छा, प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होता, ये बात याद रखनी है। तो क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है, वो होता है रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। अगर इंसान एंटीबायोटिक खाता है, पेनिसिलिन खाता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो खाने से इंसान को अगर माइकोप्लाज्मल डिजीज हो गई है, वो ठीक नहीं हो जाता है, क्योंकि वो जो एंटीबायोटिक होता है वो करता है एक्ट ऑन व्हाट, वो करता है एक्ट ऑन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, लेकिन क्योंकि अब माइक्रोप्लाज्मा सेल वॉल होता ही नहीं है, तो ये बन जाता है रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। यहाँ पे एंटीबायोटिक असर नहीं करता है, कौन सा वाला, पेनिसिलिन। यहाँ मैंने लिखा था ना, यहाँ पे कहाँ गया वो, अ, ये देखिए शायद मैंने यहाँ पे लिखा था, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, क्योंकि पेनिसिलिन जो यहाँ पे होते हैं, तो पेनिसिलिन से ये लोग क्या बन जाते हैं, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। अच्छा, द फ्लूइड मैट्रिक्स जो यहाँ पे होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स मानिए ऐसा फ्लूइड जहाँ पे सब होता है प्रेजेंट, फिलिंग द सेल, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। वो क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स। फ्लूइड मैट्रिक्स में यहाँ पे लिखा है कि द लिक्विड पार्ट इनसाइड द सेल वेयर ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड, जहाँ पे ऑर्गेनेल सस्पेंड होते, लटकाए गए होते, उसको बोलते हैं फ्लूइड मैट्रिक्स, यानी कि क्या, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इन मोस्ट कंटेक्स्ट इट मीन साइटोप्लाज्म, ठीक है, उसको बोलते हैं साइटोसॉल, ठीक है। सिंपल आइडिया ये है कि लाइक वाटर जेली इनसाइड द सेल वेयर ऑल रिएक्शन हैपेंस, आप मानी वाटर जेली जैसी होती है, इसको बोलते हैं फ्लूइड मैट्रिक्स जैसा होता है यहाँ पे, तो उसमें रिएक्शन सारी हो जाती है, यानी कि फ्लूइड मैट्रिक्स इज द साइटोप्लाज्म, है ना, एक ही बात है, आप बोलेंगे फ्लूइड मैट्रिक्स या बोलेंगे साइटोप्लाज्म। जहाँ पे क्या होता है, जो होल्ड करता है सेल ऑर्गेनेल्स को, और जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो जाती है। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स के अंदर जहाँ पे प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, वहां पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, नाम ही बोलता है प्रोकैरियोट्स, प्रिमिटिव न्यूक्लियस जहाँ पे होता है। इसमें बैक्टीरिया के एग्जांपल लेंगे हम। द जेनेटिक मटेरियल जो यहाँ पे होता है इज बेसिकली नेक्ड, वो नेक्ड होता है, यानी कि नॉट एनवलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप बाहर से नहीं होता है न्यूक्लियस को, दैट इज न्यूक्लियस इज
नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, एक ही बात है। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, एक तो जहाँ पे जीनोमिक डीएनए होता ही है प्रोकैरियोट्स, अभी देखा हमने वहाँ पे, ठीक है। जीनोमिक डीएनए यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम हो सकता है, या यहाँ पे सिंगल सेक्युलर डीएनए होता है, अपन ये बैक्टीरियल सेल वॉल सेल है, ठीक है। यहाँ पे जो जीनोमिक डीएनए होगा ना, जेनेटिक मटेरियल, वो सिंगल क्रोमोसोम हो सकता है। क्रोमोसोम क्या होता है? अपन क्रोमोसोम ऐसे गुच्छे होते हैं जिसमें प्रेजेंट क्या होता है, डीएनए भरा हुआ होता है, ठीक है। या तो सिंगल क्रोमोसोम या तो सर्कुलर डीएनए यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे? प्रोकैरियोट्स में। मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। ये तो क्या जीनोमिक डीएनए, वो कहाँ पे होता है? जीनोमिक डीएनए रहना चाहिए याद, वो होता है न्यूक्लियस के अंदर। अब यहाँ पे तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस यहाँ पे है, वेल डिफाइंड नहीं है प्रोकैरियोट्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे प्लाज्मिड पाया जाता है। प्लाज्मिड क्या होता है? डी स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड एज प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड आप मानिए स्मॉलर डीएनए होता है, जो कहाँ पे होता है? जो आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए होता है, जो जीनोमिक डीएनए के अंदर नहीं होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि स्मॉल सर्कुलर डीएनए फाउंड इन बैक्टीरिया सेपरेटेड फ्रॉम द मेन डीएनए और द जीनोमिक डीएनए इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। अभी दिखाते हैं आपको प्लाज्मिड, यहाँ पे ऊपर देखिए आप, ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पे प्लाज्मिड, ये है ना प्लाज्मिड। यहाँ पे क्या है ना, ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे अपन ये क्रोमोसोम है या डीएनए इसमें भरा भरा हुआ होगा, है ना। प्लाज्मिड यहाँ पे जीनोमिक डीएनए से अलग होता है। जो जीनोमिक डीएनए होता है ना, जो जो कहाँ पे होता है, इन द न्यूक्लियस, जो कि वेल डिफाइंड नहीं होता है, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। जीनोमिक डीएनए या तो हम बोलेंगे क्या इसको, या तो हम इसको बोलेंगे मेन डीएनए। जो मेन डीएनए है, जीनोमिक डीएनए के बाहर होता है डीएनए प्रेजेंट, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, प्लाज्मिड उसको बोलते हैं। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा जीन्स प्रेजेंट होते हैं इस प्लाज्मिड के अंदर, ये बात याद रखनी चाहिए। प्लाज्मिड में क्या होता है? इस प्लाज्मिड के अंदर एक्स्ट्रा जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मिल जाती है, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इनको मिल जाती है। मैं फिर से बोलता हूँ, इस प्लाज्मिड में जो कि मेन डीएनए नहीं होता है, एक्स्ट्रा जीन्स प्रेजेंट होते हैं। उन एक्स्ट्रा जीन से इनको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मिल जाती है, यानी कि एंटीबायोटिक इनको असर नहीं कर देता है बिकॉज ऑफ दोज जीन्स, ठीक है। और साथ में जो प्लाज्मिड होता है, ये रेप्लिकेट कर सकता है ऑन इट्स ओन, इट कैन रेप्लिकेट ऑल्सो ऑन इट्स ओन। जैसे डीएनए कहता है रेप्लिकेट, रेप्लिकेट क्या होता है? ये बनाता है अपनी कॉपीज को, रेप्लिकेट। इतना आपको पता होना चाहिए फिलहाल। अगर रखेंगे आप इतना याद कि प्लाज्मिड जो है वो मेन डीएनए नहीं होता है, वो भी काफ़ी है, उतना ही रखना आपको याद असल में, फिर भी आप समझ जाने के लिए इतना आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अच्छा, the plasmid DNA confers certain unique phenotypic characters। अब यहाँ पे कुछ यूनिक phenotypic characters होते हैं। ये तो क्या होते हैं? जीनोटाइपिक कैरेक्टर। जैसे क्या होते हैं? phenotypic कैरेक्टर्स। जो प्लाज्मिड डीएनए होता है, जो मेन डीएनए नहीं होता है, जो जीनोमिक डीएनए में नहीं आ जाता है, इट कन्फर्स सर्टेन यूनिक phenotypic कैरेक्टर्स। इसको ये मतलब देता है कुछ यूनिक कैरेक्टर्स बैक्टीरिया को, क्योंकि यहाँ पे कुछ जीन्स वैसे होते हैं जिनसे इनको ऐसा कैरेक्टर मिल जाता है, और वो क्या होता है? वो होती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। फिनोटाइपिक, आपने से पढ़ा होगा ना, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो पढ़ा होगा मेंडेलियन जेनेटिक्स में, क्लास 10th में, है ना, चैप्टर 4 में, बायोलॉजी में। तो फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं? वो होते हैं ऐसे कैरेक्टर्स दैट आर रिलेटेड टू ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जो हम देख पाते हैं अच्छे से आंखों से, जो हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स, जो होते हैं इजीली ऑब्जर्वेबल। एक मिनट, इसको पहले जवाब देने। अ, तो जो प्लाज्मिड का डीएनए होता है, वो देता है क्या? कुछ यूनिक phenotypic कैरेक्टर्स बैक्टीरिया को। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, कि एंटीबायोटिक्स असर नहीं कर देते बिकॉज ऑफ प्लाज्मिड डीएनए, क्योंकि इस प्लाज्मिड डीएनए में कुछ एक्स्ट्रा जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि नहीं दिया एनसीईआरटी ने। एक्स्ट्रा जीन्स यहाँ पे पाए जाते हैं। इन हाई क्लासेस यू विल लर्न अबाउट द you will learn that the plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA।
इसको बोलते पता है क्या, इसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमें आगे पढ़ें थोड़ा सा, फिर आपको समझ ये नहीं आ जाएगा, फिर मैं बताऊंगा आपको ये क्या है। दिस प्लाज्मा डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशंस विद इन फॉरेन डीएनए। अगर हम फॉरेन डीएनए लाएंगे, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो जाती है फॉरेन डीएनए के साथ, अगर हम घुसा रहे फॉरेन डीएनए बैक्टीरिया के अंदर, तो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म कैसे करता है, इसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग करना जीन में, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह, क्लास 12 में पढ़ना आपको अच्छे से है। तो कैसे आप कर रहे हैं क्या, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही है विद फॉरेन डीएनए, ठीक है। तो उसके लिए हम करते हैं इस्तेमाल किसको, प्लाज्मिड